नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में इस वक्त गजब की सियासत चल रही है, या कहें तो गजब का राजनीतिक माहौल है, हलचल मची हुई है और हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं कि एनसीपी ने और उसमें भी एनसीपी में दो फाड़ हो गया और उसमें से एक अजित पवार और दूसरी तरफ शरद पवार। अजित पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार जो हैं वो दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। उन्होंने बैठक कर ली ऑलरेडी, और जिसके बाद शरद पवार ने ठेठ अंदाज में बता दिया है कि उन्हें चुनौती देने का दम अभी अजित पवार के पास नहीं आया है। और शरद पवार ने यह भी कहा है कि वो 83 को हों या 93 के हों, एनसीपी के अध्यक्ष वही रहेंगे। इस बीच राहुल गांधी शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। जाहिर है कि इस मुलाकात से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश निकलने वाला है, क्योंकि अभी ये कयास भी लग रहे थे कि शरद पवार कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। अब ये कयास ही है दोस्तों कि शरद पवार कांग्रेस में वापस भी आ सकते हैं। अब पवार कांग्रेस में आए या ना आए, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस और उनका साथ बना रहेगा। इससे पहले आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है कि वो बेंगलुरु जाने वाले हैं, क्योंकि वहां से पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय करनी है। लालू यादव ने 300 प्लस सीटें विपक्ष के लाने का दावा भी किया है और ये भी कहा है कि जो भी पीएम बने उसे अपनी पत्नी के साथ पीएम हाउस में रहना चाहिए। लालू जी की ये चुनौती बीजेपी के लिए चेतावनी है, और कितनी बड़ी चेतावनी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जुबानी जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएगी तकरीबन? महागठबंधन तो कम से कम 300 सीट है। 300 सीट आ जाएगा सर। पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर रही थी, क्या वो उनके पीएम पर उम्मीदवार करने के बाद अलग है। पीएम बने पीएम हो, जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी प्रधानमंत्री कोटे में तो क्या लगता है सर? राहुल प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए। आज जो भी हो वो पत्नी के साथ है। पर सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट करते थे उसी को मंत्री बनाया वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। तो सुन रहे थे आप, करप्शन की बात भी कर रहे हैं और पत्नी की बात भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी पीएम हो लेकिन उसे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, और कहीं न कहीं इशारा फिर से राहुल गांधी की तरफ कि वो शादी कर ले। उस दिन जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, ये कहते हुए लालू प्रसाद यादव और सीधी चुनौती कि हम विपक्षी लोग जो हैं वो 300 के पार जाएंगे, 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे विपक्षी दल। आज दिल्ली में इधर राजस्थान कांग्रेस की भी बैठक हुई है, और जिसके बाद सचिन पायलट ने बता दिया कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कहीं कोई विवाद नहीं है। उनके सारे मसले जो हैं, सारे जो मामले हैं वो सुलझ गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी।
इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस वक्त पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ सचिन पायलट और 2024 की तैयारियों की बात भी कर रहे हैं। और 2018 में जैसे तीनों राज्यों को, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने जीता था, वैसे ही इस बार भी उसी जीत को रिपीट करेंगे, ये कॉन्फिडेंस बता रहा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट अपनी बात यहां रख रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत में आगे क्या होने वाला है, इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है। केसी वेणुगोपाल को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो मीडिया से को संबोधित कर रहे थे। तो सुनिए जरा केसी वेणुगोपाल। आज राजस्थान का इलेक्शन के बारे में प्रिपरेटरी मीटिंग हो चुका। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट परम आदरणीय राहुल गांधी जी, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट इंचार्ज, पूरा नेतागण ऑफ राजस्थान प्रसन्न हो गया। इलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में वी हैव टेक important decision today. Number one, our ministers, MLAs, leaders, workers plan to take a house-to-house-to campaign for propagating government schemes and achievements to the people of Rajasthan. Party has decided to have a completely positive campaign from tomorrow onwards. Party decided to engage all communities, all social groups, and have interaction with them about the election manifesto and everything in coming 90 days. Party government coordination will be strengthened. "29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily." तो राजस्थान में क्या कुछ करने वाली है कांग्रेस पार्टी और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसका जिक्र कर रहे थे यहाँ केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं। और इधर मध्य प्रदेश में सीधी कांड, पेशाब कांड आपको याद होगा, तो सीधी का मामला है और वहाँ बीजेपी का ये मामला जो है वो बीजेपी का पीछा छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धो लिए, जनता को भगवान बता दिया, लेकिन अभी बीजेपी को माफी मिलती दिख नहीं रही है। ये विजुअल आप देख रहे हैं पैर धोते हुए, ये वही है दशमत रावत साहब हैं जिनके ऊपर उस हैवान का नाम प्रवेश शुक्ला है, जो अभी हिरासत में है, और उसने पेशाब कर दिया था और सिगरेट पीते हुए। ये तमाम इन मसलों पे आपसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद इस पीड़ित पक्ष के इस पीड़ित इंसान को, दशमत नाम है, इनको शिवराज सिंह चौहान साहब अपने घर भोपाल बुलाए, इनका आदर सत्कार इन्होंने किया, इनके पैर धोए, इनको शॉल और श्रीफल से इनका सत्कार किया और उसके बाद इनके हाथों से एक वृक्ष, एक पौधा भी लगवाए। तो ये सब कुछ करके क्या बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान को राहत मिल जाएगी? एक बड़ा सवाल है।
दूसरी तरफ आप जान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से लेकर के यूसीसी और अब सीधी का ये मामला जो है, इस मामले के बाद एनसीपी में फूट डालने जैसी घटनाएं बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? और बड़ा होने वाला है तो क्या बड़ा होने वाला है? आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जितने वरिष्ठ साथी हैं उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, सीधे उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी सुनील शुक्ला जी और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी। और साथ में इधर दिल्ली से 2 साथी जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर साहब हैं, जो पल पल की रिपोर्ट क्या कुछ चल रहा था कांग्रेस में और क्या कुछ अभी चल रहा है उधर शरद पवार के यहाँ जो बैठक चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की और शरद पवार की, उस बैठक से क्या कुछ निकल के आ रहा है ज़रूर बताएंगे शकील साहब। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। तो आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और बात बहुत कुछ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली आ गए हैं बिहार से। उन्होंने कहा ऐसा है कि जा रहा हूं हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन आते वक्त मीडिया से जो कह रहे थे उसका एक छोटा सा पार्ट आपको सुनाया। इधर शरद पवार भी आ चुके हैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली, और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर ली। उसके बाद प्रेस को संबोधित भी कर दिया और बता भी दिया 92-93 का रहूं या 52-53 का रहूं, लेकिन रहूंगा मैं ही अध्यक्ष। उम्र क्या होता है? उम्र कोई चीज़ है क्या? इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। और दूसरी तरफ, क्योंकि राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फ़ायदेमंद है हालांकि ये। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंच गए इस मीटिंग के बाद, जो आप बैठक देख रहे हैं, इस बैठक के बाद उसके बाद की तस्वीर देखिए। सुप्रिया सुले भी हैं, शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं और बातचीत चल रही है इन लोगों के बीच। आखिर क्या बातचीत हो रही होगी, ये समझना होगा। तो दिल्ली में हलचल तेज है और उधर शिंदे साहब परेशान हैं। महाराष्ट्र में शिंदे साहब कह रहे हैं कि हमारी कुर्सी नहीं जाने वाली। अब शिंदे साहब को, आखिर एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आखिर उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अपनी सफाई देने लगे कि मेरी कुर्सी नहीं जाने वाली, मैं चिपका ही रहूंगा जैसे चिपका था। लेकिन ये सियासत है, ये वो गठजोड़ जो है वो नहीं है जिसको फेविकॉल से या और किसी चीज़ से चिपका दिया जाए। ये कोई और ऐसा बंधन है जिस बंधन से आज कौन कहाँ निकल के चला जाए। इसमें ये दोनों उसके उदाहरण हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे साहब और दूसरी तरफ अजीत पवार साहब। ये दोनों आगे कहाँ रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इसीलिए हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबके बीच अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है एक बृहद पैमाने पे कि देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? 3 बड़े नेता, 3 में से 2 लालू यादव और शरद पवार तो यही हैं, और यहाँ कांग्रेस तो है ही। कल कुछ और देख लें, कल कुछ और हो जाए। एक बात और, जब शकील अख्तर साहब के पास आऊँगा तब वो बताएंगे कि आज राहुल गांधी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जो अब कल शायद कर दिया गया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की कल होगी। तो आखिर राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहने वाले हैं ये भी कल पता चलेगा। यानी कल का दिन कुछ तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच 4 राज्यों के दौरे पे हैं। 36 घंटे में वो 5 सभाएं करेंगे, जनसभाएं। 4 में से 3 राज्य जो है वो चुनावी राज्य हैं और 1 राज्य उत्तर प्रदेश है। ये जानकारी के लिए दे रहा हूं जी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर गैर भाजपा राजनीतिक दलों में एकता हो रही है, सरकार के तमाम दावों के बावजूद वह एकजुट होने के लिए संकल्पबद्ध हैं, अगर सरकार के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल है वह दिन प्रतिदिन और सघन होता जा रहा है,
राजस्थान में जहां पे कांग्रेस को यह बताया जा रहा था कि यह एक टूटी फूटी और बिखराव वाली पार्टी है, वहां पार्टी अपने आप को एकताबद्ध रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। जो पटना में जो लोग मिले हुए थे, जितने राजनीतिक दल मिले थे, उन राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर विपक्षी दल जो एक सबसे बड़ी जरूरत आज की तारीख में इस देश में है, वो यह है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के बिखराव को रोका जाए। और उस बिखराव को रोकने की जो कोशिशें शुरू हुई हैं, वह कोशिशें अगर गंभीर होती जा रही हैं, तो यह निश्चित रूप से देश की सियासत में एक बदलाव का संकेत देती है। अगर तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की शर्मिला जी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार होती हैं, तो यह एक बदलाव का संकेत है और विपक्षी पार्टियों के मजबूत होने का संकेत है। अगर तमाम अटकलों के बाद अगर जयंत चौधरी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बेंगलोर में होने वाली बैठक में शामिल होंगे और विपक्षी एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, तो यह बदलाव का संकेत है। और सरकार के तमाम कोशिशों के डराने, धमकाने, लालच देने, प्रलोभन देने के इन तौर तरीकों के बावजूद भी अगर विपक्ष टसमस नहीं हो रहा है, तो यह बताता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक जो रायता फैलाने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र में, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें शरद पवार की भूमिका है, गोया कि शरद पवार को भी डिस्क्रेडिट करना, विपक्षी एकता को डिस्क्रेडिट करना और राज्य में महाविकास आघाड़ी को भी डिस्क्रेडिट करना, कि जो कोशिश थी अगर उसका पर्दाफाश हो गया कि यह नहीं, जो लोग एनसीपी से टूट के गए हैं उसमें शरद पवार की भूमिका नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका है, तो अगर यह बात लोगों के सामने आई है, इसका मतलब कि देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। जरूरत इसी बात की है कि विपक्षी दल एक साथ हों, विपक्षी दल तमाम डर भय के बावजूद एक साथ हों और वह भारतीय जनता पार्टी का मिलजुल करके मुकाबला करें। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को एक छत के नीचे लाया, उनको एक साथ रहने का संदेश दिया, वो लोगों के बीच में जाकर के एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं, तो ये एक अच्छे संकेत है। यह वही संकेत है जो कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिला था। वह यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं और अपने आप को जनता के सामने एक संगठित समूह के रूप में, एक दल समूह के रूप में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा भी मानना यह है कि जो अन्य बातें, अन्य तरह के विमर्श फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अखिलेश यादव की मुलाकात के सीआर से, उसको एक अलग तरह से बताने का प्रयास किया गया कि अखिलेश यादव की भूमिका क्या होने जा रही है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जितना ही प्रयास किए जाएंगे विपक्षी दलों के एकता के प्रयास को अविश्वसनीय बनाने की, मुझे लगता है कि यह प्रयास और गंभीर होंगे और लोगों के बीच में उसका विश्वास और बढ़ेगा। लालू यादव जैसे लोग अगर मतलब 2 दिन पहले सीबीआई की चार्जशीट आप दाखिल कर दे उस परिवार को डराने के लिए, लोगों के बीच उनको विश्वसनीय बनाने के लिए, तो यह और उसके बावजूद वह पूरा का पूरा आरजेडी सरकार के खिलाफ उतनी ही आक्रामक हो, गोया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए वो संकल्पबद्ध है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि लोगों के सामने यह बात सामने आ गई है कि सत्तारूढ़ दल इन राजनीतिक दलों का मुकाबला राजनीतिक तौर से नहीं बल्कि पार्टियों को तोड़ करके, विधायकों को खरीद करके, उनको लालच प्रलोभन दे करके, जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनमें तोड़ फोड़ करके एक राजनीति करने का प्रयास कर रही है। गोया कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस होने का जो दावा कर रही थी, यह बात भी लोगों के सामने एकदम बेनकाब हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी की अविश्वसनीयता बढ़ी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नेंस की विफलताएं लोगों के सामने हैं, महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लोगों के बीच में जा रहा है, जो जनहित कल्याण की बात कहकर सरकार अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी, अगर उनको विपक्षी दल बेनकाब करने में कामयाब है, तो निश्चित रूप से देश की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा। जी जी बिल्कुल।
देश की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, आज इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। अलग अलग पहलुओं को सामने रखते हुए शरद पवार भी दिल्ली में हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं और कांग्रेस खेमा जो है वो मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही है। आज सीधी कांड के बाद सीधी से वहां पीड़ित पक्ष के जो पीड़ित है उसको सीएम शिवराज सिंह चौहान बुलवा लिए भोपाल और बुला करके पैर धुलवा रहे थे। पैर धुल जाने से क्या सारे पाप धुल जाएंगे? क्या पैर धुल जाने से 47 एसटी सीटें जो हैं वो बीजेपी की खाते में आ जाएंगी? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के ज़रिए, क्योंकि वो खुद मध्य प्रदेश में हैं और वहाँ जो कुछ चल रहा है और वहाँ के अलावा महाराष्ट्र पर भी आपकी नज़रें टिकी हुई हैं ही और दिल्ली में भी आप देख ही रहे हैं। आपसे समझना चाहता हूं किस रूप में आप देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, पहली बात तो है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आजादी के इतने साल भी, अमृत काल में भी ऐसे वीडियो हमें वायरल हो रहे हैं जो हमें देखने पड़ रहे हैं। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या होगी कि इस देश में किसी व्यक्ति के सिर पर कोई व्यक्ति लघु शंका करे और बाद में लीपापोती की जाए। सवाल यह कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आई। अब भले ही मुख्यमंत्री पीड़ित व्यक्ति को अपने घर बुला लें और दोषी को गिरफ्तार करवा दें, उसका घर तोड़वा दें, उसको एनएसए लगा दें उसके ऊपर, लेकिन इससे क्या ये पाप धुलेगा? जो कलंक मध्य प्रदेश के ऊपर लगा है, मानवीयता के ऊपर लगा, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश या देश के ऊपर लगा ये कलंक, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर इससे घृणित कार्य क्या होगा, इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अब दुख की बात यह है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया पीड़ित व्यक्ति को, उसके पांव पखारे और कहा कि मेरा मन दर्द और पीड़ा से भर गया है, मैंने यहाँ बुलाया है, मेरे मन में बहुत वेदना है, मेरे मन में तकलीफ है, अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी है, मैं अंतरात्मा को मानता हूँ, गरीब हमारे लिए पूज्य हैं, गरीब का अपमान सबका अपमान है। बहुत भावुक बातें मानी मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन दोषी पर क्या कार्रवाई हो रही है आगे, और दोषी को प्रश्रय देने वाले विधायक पर क्या कार्रवाई हो रही है। राजीव जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति जिसने ये घृणित कार्य किया, ये कोई उसकी पहली घटना नहीं है। पिछले वर्ष उस एमएलए के प्रतिनिधि ने, कुछ पत्रकार जो वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने जब एमएलए के घोटालों का भंडाफोड़ किया और ये खबरें छापी कि एमएलए महोदय आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं और झूठे दस्तावेज बनाकर जमीनें हड़पी जा रही हैं, तब एमएलए के इसी प्रतिनिधि ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और 6 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। सीधी कांड वो भी है, आपको याद होगा। वो 6 पत्रकार जिसमें रंगकर्मी भी थे, उन्हें न केवल उनके साथ मारपीट हुई और अभद्रता हुई, बल्कि रात भर उन्हें केवल अंतर्वस्त्र में, एक लंगोट जैसी या अंडरवियर में ही रखा गया और रात भर उन्हें थाने में रखा गया था इस तरह, और उसका वीडियो बना के वायरल किया गया था। आप जानते हैं कि सीधी एक छोटा सा शहर है, वहां इस तरह के वीडियो अगर वायरल होते हैं तो उस विधायक का कितना खौफ हुआ होगा। बाद में कानूनी दबाव के बाद, बड़े शहरों के और कुछ और पत्रकारों के दबाव के बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन इससे भी विधायक के गुर्गे ने सबक नहीं सीखा और ये कांड आगे भी बढ़ा। अब मुख्यमंत्री जी बहुत लीपापोती कर रहे हैं और मजेदार बात है कि जब एक तरह से जो पीड़ित व्यक्ति, उसे किडनैप करके ही ले जाया गया था भोपाल, उसकी पत्नी बड़ी परेशान होती रही कि मेरा पति कहाँ गया। पीड़ित व्यक्ति की पत्नी, बार बार वो पीड़ित था, जो पीड़ित व्यक्ति उसने भी सीएम से कहा कि माननीय महोदय, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। तो मुख्यमंत्री ने उसकी पत्नी को फोन लगाया, कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। इस पर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है, आप तो मेरे पति को
घर भेज दीजिए, हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, हमको बहुत चिंता हो रही है। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि विरोधी पार्टी के नेता भी पीड़ित व्यक्ति के पीछे थे और उसे ले जाने की बात कर रहे थे। दूसरी बात यह कि जब जो दोषी व्यक्ति है उसने पीड़ित की तरफ से एक एफआईआर बनवा ली थी, एक एफिडेविट बनवा लिया था। एफआईआर की वापसी के लिए उसने कहा कि देखिए जो मेरे खिलाफ एफआईआर है गलत है, ये एफिडेविट है उसी व्यक्ति का। लेकिन सवाल ये कि जो बात वीडियो में आई है वो कैसे झूठी हो सकती है। यह मध्य प्रदेश के चेहरे पे कलंक है, देश के चेहरे पे कलंक है, मानवता के नाम पर कलंक है कि आजादी के अमृत वर्ष में ऐसी वारदातें हो रही हैं। अब जो लीपापोती हो रही है उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में सीटों का तालमेल कुछ इस तरह के 22% वोटर मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के हैं। ये लोग तय करते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बने। और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इतनी वोटें इतनी सारी किसी एक तरफ जाए तो निश्चित है सरकार बहुत तेजी से सरकार गिर सकती है, सरकार बदल सकती है। आदिवासी मतदाता, एसटी मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा वर्ग है ये। तो दोनों ही वर्ग दोनों ही पार्टियां इन्हें अपनी तरफ करने के लिए लगी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान जी रोज नई नई घोषणाएं करते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें नया ये योजना बनाया है, ये योजना बनाई है। और अभी 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो भी एक इवेंट है जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ शर्मिंदगी वाली बात है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम अगर इस तरह आए तो न मानवता उसमें सम्मानित होती है, न देश सम्मानित होता है। दुख की बात है कि दोषी व्यक्ति को प्रश्रय देने वाले के खिलाफ न तो गृह मंत्री ने कोई बात कही है, न मुख्यमंत्री ने कोई बात कही। अगर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति को जो प्रश्रय दे रहा था हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे, हम उसकी भी जांच करेंगे और ऐसे व्यक्ति को भविष्य में हमारी पार्टी का टिकट नहीं देंगे, ऐसा अगर शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के कोई नेता बोलते तो कोई बात थी। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि आगामी चुनाव में फिर इसी अपराधी व्यक्ति को, इस दोषी व्यक्ति को जो गलत लोगों को प्रश्रय देता है, टिकट मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन चिंता बीजेपी को अब यह है कि 11 तारीख से 15 तारीख तक मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र है और उस सत्र के लिए कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों में जितने सदस्य उन्होंने कमर कस ली कि इस मुद्दे को जम के उठाएंगे और मानवीयता को शर्मसार करने वाली वारदात भविष्य में कहीं भी कभी भी करना तो दूर कोई करने की सोचे भी नहीं, ऐसी कोशिश होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही। आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी और सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, हम लिख रहे हैं देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। जुलाई का महीना है और आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली आए हैं, शरद पवार भी दिल्ली आए हैं। शरद पवार जो हैं वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, कर लिए बैठक, और बैठक के में उन्होंने कह दिया उसके बाद कि 93 का रहूं या 53 का रहूं, 92 का रहूं या 52 का रहूं, राजनीति करता रहूंगा आजीवन और मैं रहूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात अपने भतीजे को उन्होंने कही है। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात उधर लालू प्रसाद यादव ने भी कही कि मैं अभी अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली से आने के बाद फिर जाऊंगा बेंगलुरु। 17 और 18 तारीख को जो मीटिंग है उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि 300 सीटें विपक्ष कैसे लेके आ रहा है और उसके बाद उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। हालांकि वो ये भी कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप राहुल गांधी को शादी करने और दूल्हा बनने की बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री आवास में पत्नी के साथ रहना चाहिए और आप समझ सकते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को शादी कर लेना चाहिए। तो ये बातें थोड़ी बहुत जो बातें चल रही हैं, लेकिन इससे इतर जब शरद पवार ने अपनी बैठक पूरी कर ली तो राहुल गांधी शरद पवार के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और यहाँ से पिक्चर में जो ट्विस्ट है उसकी शुरुआत होती है। जो आगे का जो चैप्टर है वो आपके ज़रिए समझना चाहते हैं हम
कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और जोड़ दूं, ये सब रिपीट कर रहा हूं कि शिंदे कह रहे हैं कि मुझे मेरी कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो शिंदे, एकनाथ शिंदे को आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि वो कह रहे हैं कि मुझे कोई कुर्सी से नहीं हटा सकता। ये बात जब कोई सवाल पैदा हो तब तो उसका जवाब दिया जाता है, यानी कि उनके सामने ये सवाल है। तो ये भी है महाराष्ट्र की सियासत में, तो बहुत कुछ हो रहा है। और उन सब से इतर देश की सियासत में हम कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उसके आसार दिख रहे हैं। आज काफी तेजी से पहिया घूमा है और विपक्षी खेमे में खासकर, और दो तीन चीजें बहुत बड़ी हुई हैं आज। एक, कन्हैया कुमार, ये खबर छोटी खबर नहीं है। कन्हैया कुमार जो JNU-SU के प्रेसिडेंट रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में वो पूरा लगातार रहे हैं। जो मुझे जानकारी है राजीव जी, कि राहुल गांधी के बाद किसी की डिमांड होती थी वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में प्रेसिडेंट वो स्पीच की या इंटरव्यूज की मीडिया के द्वारा, तो वो कन्हैया कुमार के लिए होती थी। और कन्हैया कुमार अब NSUI के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। छात्रों का बहुत बड़ा योगदान होगा अगले आने वाले चुनावों में, और क्योंकि वो बिहार से आते हैं, क्योंकि JNU के पृष्ठभूमि से, भूल जाइए कि वो गोदी मीडिया उनको क्या कहता है क्या नहीं कहता है। कन्हैया कुमार की युवाओं के बीच में एक राष्ट्रव्यापी अपील है। तो केवल गोदी मीडिया के दर्शकों तक सीमित नहीं है, या एंकरों तक। दर्शक को फिर भी मैं अलग मानूंगा। तो पर्दे के पीछे ना रखे छुपाकर, कन्हैया कुमार को अब एक्सपोज होने दें जनता के बीच में, छात्रों के बीच में। और मुझे लगता है कन्हैया कुमार के तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि छात्रों के बीच वो काफ़ी एक आंदोलन और गतिविधियां करेंगे। अच्छे वक्ता तो ही हैं जी। राजस्थान जहां 25 में से 25 सीटें NDA के पास चली गई पिछले लोकसभा में, वहां पे पार्टी का एक होना, और जिस तरीके से सचिन पायलट बोल रहे थे, आप सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, उससे लगता है कि राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस कुछ बेहतर, काफी बेहतर करने की उम्मीद मुझे लगती है। क्योंकि वहां पार्टी की यूनिटी काफी जो है वो पिछले कुछ सालों से सचिन पायलट की वजह से विवादों में थी। तीसरी चीज की पवार का मामला, पवार साहब ने जो कहा, और ये एकनाथ शिंदे क्यों कह रहे हैं, मुंबई के तमाम सारे मीडिया सर्किल में, और आज के सामना अखबार में जो शिवसेना का अखबार है उसने इसको छापा भी है कि वो गायब हो गए थे। वो कहीं दिल्ली आए थे, और दिल्ली आने के बाद वो बहुत नाराज थे, और कुछ हुआ है भीतर खाने जिसकी वजह से वो नाराज थे, और जिसकी वजह से उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनकी कुर्सी अभी जो है बची हुई है। तो महाराष्ट्र से बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देखिए राजीव जी ये आ रहा है। अच्छी बात ये हुई है कि महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे की बहुत स्टेबल सरकार देखी है इसी विधानसभा ने, और जिसमें कि लोगों के जन कल्याण के फैसले हुए। एक मुख्यमंत्री बहुत शालीन तरीके से जनता से मिलते थे, वो फेसबुक से भी इंटरेक्ट करते थे, और उसके बाद जब से एकनाथ शिंदे बने हैं तो आप देखिए कि वो स्टेबल चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं। कुछ ना कुछ वहां हो रहा है, कोई ना कोई तोड़फोड़, कुछ ना कुछ कोई ऐसी घटना हो रही है कि उनकी सरकार को आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मान सकते। काफी लंबे समय तक वो कैबिनेट का विस्तार भी नहीं कर पाए थे।
तो महाराष्ट्र की जनता ने दो चीजें देख ली हैं, एक उद्धव ठाकरे की स्टेबल सरकार और दूसरा एक नाथ शिंदे के समय के ये राजनीतिक भूचाल जो थोड़े थोड़े समय पर होते रहते हैं। अब जनता इसका फैसला करेगी कि वो दो शिवसेना में वो कौन सी एक शिवसेना है जो जनता अप्रूव करती है, ये कौन दो एनसीपी में कौन सी एनसीपी है जिसके साथ जनता खड़ी हो। शरद पवार, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कल भी आपके चर्चा में, कि बहुत होशियार नेता माने जाते हैं और उन्होंने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। अजित पवार अपने दम पे कभी भी जनता के बीच जाकर कोई बड़ा मैंडेट नहीं ला पाए हैं। अब वो जब जाएंगे जनता के बीच में तो वो बीजेपी की बी टीम के बिल्ले के साथ जाएंगे, उसके उस टैग के साथ जाएंगे। तो जो परंपरागत वोट बैंक है एनसीपी का, जो सेकुलर और समाजवादी और संविधानवाद के इर्द गिर्द है और किसानों के साथ है, उस वोट बैंक में वो कितना असर डाल पाएंगे ये तो हम चुनाव में देखेंगे। लेकिन अभी मैं कह सकता हूं कि शरद पवार ने अगर ये गलती नहीं की कभी, तमाम अपनी गुगलियों के बीच बावजूद, तो वो इसी वोट बैंक के जरिए, इस कंस्टिट्यूंसी के जरिए जिसमें अब ये प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग करने के लिए समय उनके पास नहीं है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, जो सिद्धि कांड की बात आप कर रहे थे, सिद्धि कांड में भी एक पेच है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी बता रहे थे काफी विस्तार से, नरोत्तम मिश्र जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने नान नुकुर की थी उसका बुलडोजर भेजने में। वो संदेश गया, तब वो उन्होंने पैर धोने का और कैमरा बुला के ये सारा काम किया है। वो बड़े मजबूरी में ये सब काम हुए हैं। एक बात देखिए, लालू यादव को भी कल भी हम देख रहे थे, आज भी उनका बयान देखा, बड़ी एनर्जी के साथ वो आए हैं और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ। लालू यादव के डिटर्मिनेशन में कभी भी कोई कमी नहीं रही। उनका स्वास्थ्य जरूर साथ नहीं देता कभी कभी, लेकिन अभी वो लग रहा है कि अच्छे स्वस्थ हैं, अपनी पुरानी शैली में वापस आ रहे हैं। और चुनाव तक अगर वो पुरानी शैली में वापस आते हैं तो ये विपक्षी एकता के लिए और विपक्ष के लिए बहुत जो है वो लाभकारी होगा। और एक आखिरी बात देखिए, चुनाव 2-3 बड़े नारों के बीच में ये चुनाव जा रहा है। मोदी जी अभी राज्यों की यात्रा कर रहे हैं, आप बता रहे थे। देखना होगा कि मोदी जी क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक मोदी जी रिएक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। अब राहुल गांधी ने 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी हैं। एक, नफरत और मोहब्बत की दुकान, ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। और ये नफरत की बात करके राहुल गांधी एक कितनी बड़ी नई कंस्टिट्यूंसी बना रहे हैं, इसका अंदाज तो हमको चुनाव के समय मिलेगा, जब रिजल्ट आएंगे 2024 के या इन विधानसभाओं के, जिसका कर्नाटक में भी हमने एक दस्तक देखी। नरेंद्र मोदी इसका जवाब क्या देते हैं? मोदी साहब कास्ट सेंसस पे क्या बोलते हैं, जातिवाद जनगणना पे, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे क्या बोलते हैं, महंगाई और रोजगार पे क्या बोलते हैं? चुनाव इन्हीं नारों के बीच में होने जा रहा है। बाकी चीजें इधर उधर आती रहेंगी। और जो बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी को बार बार एक वो मौसम विभाग जैसे टेस्ट बलून छोड़ता है, उनको टेस्ट बलून छोड़ने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पहले उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात की थी, निशाना मुसलमान थे। मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुनील जी यूपी में जानते हैं,
कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो नतीजा ये हुआ कि वो टेस्ट बलून वापस प्रयोगशाला में खींच के डाल दिया गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं मामला। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वैसे ही टेस्ट बलून है। अब इसमें भी अगर मुसलमान की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, माइनॉरिटीज की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो ये टेस्ट बलून भी नीचे उतरेगा, और जो मुझे लग रहा है कि नहीं आने वाली है। हम लोगों ने भी अभी इस पे चर्चा नहीं की है यहाँ पे आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल। तो क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि ये टेस्ट बलून है बीजेपी का, तो इस तरीके के टेस्ट बलून से नहीं होगा। चुनाव इन 4-5 ठोस चीजों के इर्द गिर्द होगा। नफरत मोहब्बत की दुकान, जातिवाद जनगणना, महंगाई और रोजगार, इन्हीं के इर्द गिर्द होगा चुनाव। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई हमारे साथी बोलते हैं कि यूसीसी पे आप क्यों नहीं, और ऐसे कई मसले होते हैं जिसको हम कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए दरकिनार कर देते हैं। जरा हम भी टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट बलून की तरह, कि ये मामला जाता कहाँ तक है। अब राहुल गांधी अगर मणिपुर गए हैं और अकेला आदमी है, अकेला राजनेता जो मणिपुर गया, 2 दिन तक रहा, तो उसकी चर्चा तो हम ज़रूर करेंगे, कर रहे हैं। हालांकि मणिपुर से जितनी भी खबरें आती हैं, अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, आप सब जान रहे हैं। लेकिन शुरुआत में लोग कह रहे थे कि आप मणिपुर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कर रहे थे, उस समय भी कर रहे थे। लेकिन यूसीसी जैसा मसला है, ये टेस्ट बलून है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और ऐसे टेस्ट बलून को हम भी टेस्ट करते हैं कि वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। उसकी ऊंचाई नाप करके फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। आप तमाम साथी हमारे साथ होते हैं, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा, जो हमारे साथी दर्शक साथी की बात कर रहा हूं, जो कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं जी आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, बात करते हैं। लेकिन यहाँ आप उन चीज़ों को भी समझिए कि किसकी बात होनी चाहिए। यहाँ फालतू की बातें करके और वही उसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ जिस यूनिवर्सिटी से इस देश का सत्यानाश किया जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी में आपको हम क्यों धकेलें। खैर, आने वाला वक्त बताएगा। इसी महीने 20 तारीख से मानसून का संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उसमें बहुत कुछ आना बाकी है। जोड़ना चाहता हूं मैं शकील अख्तर जी को अपने साथ में। शकील अख्तर जी का वीडियो बार बार ब्रेक हो रहा है, मैं बहुत देर से चाह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं उनके पास हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि ज़रा उनको ऑडियो या वीडियो जैसे भी हो उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं पिछले कई बार से कोशिश कर रहा हूं उन तक आऊं, लेकिन उनका वीडियो देखता हूं ब्रेक हो जा रहा है, तो मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूं वहां तक आने, क्योंकि फिर सब कहेंगे कि अरे वीडियो रुक गया। लेकिन एक बार कोशिश करता हूं जरूर। शकील अख्तर जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो आपकी आवाज को ही लेते हैं और आपसे समझना चाहता हूं कि दिन भर की गहमा गहमी में दिल्ली बहुत गर्म रहा। आज दिल्ली में बारिश हो रही है लेकिन गर्मी भी बहुत है। आपसे समझना चाहता हूं कि इस गर्मी में सियासत किस दिशा में जाती हुई और राहुल गांधी क्यों आखिर शरद पवार के यहां पहुंच गए। शकील अख्तर जी, राहुल गांधी अचानक शरद पवार के यहां क्यों पहुंच गए? जी राजीव जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है राहुल गांधी का शरद पवार के पास जाना, क्योंकि शरद पवार बॉम्बे से, मुंबई जिसे आजकल कहते हैं, वो दिल्ली इसीलिए आए हैं कि मुंबई में उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहां पे सारा मीडिया और वहां की राज्य सरकार जो है वो ये बता रही थी कि अब शरद पवार जो है खत्म हो गए हैं, अब उनकी राजनीति खत्म हो गई है। लेकिन शरद पवार या कोई भी नेता होता है, जैसा कि वाजपेयी ने कहा था, आपको याद होगा, न टायर्ड न रिटायर्ड। और कोई भी लड़ने वाला होता है, कोई भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, तो वो अपनी जिंदगी उसी के साथ बीता है। हम पत्रकार लोग भी हमेशा कहते हैं, खास रिपोर्टर, वंस ए रिपोर्टर ऑलवेज ए रिपोर्टर। तो शरद पवार इसीलिए दिल्ली आए हैं कि वो यहाँ पे आके लोगों से मिलें और उन्हें बताएं कि मैं जो हूं अभी लड़ने के लिए तैयार हूं। और राहुल गांधी उन्हें यही भरोसा देने के लिए गए थे, आपके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, अजीत पवार ने जो गंदगी करी है उसकी कोई मिसाल आज तक राजनीति में नहीं मिलती। अभी जो उन्होंने कहा तो हमें सुन के हंसी आ रही थी कि वो अपने पिता समान चाचा के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और अपने बेटे का बता, मेरे बेटे ने क्या कहा, और हमें पक्का विश्वास है गलत बता रहे हैं।
उनके बेटे ने उनसे ये कहा होगा कि पापा आप दादाजी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? यदि दादाजी ने तो मुझे पढ़ाया है, मुझे सिखाते थे, तो मैंने कई बार देखा कि आपको बताते थे चीज, आपको आगे बढ़ाते थे, आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। अजीत पवार उल्टी बात बोल रहे हैं कि मेरा बेटा कह रहा है कि सीएम बन जाओ। सीएम बनना जैसे अजीत पवार के हाथ में है। महाराष्ट्र की राजनीति कभी सीएम नहीं शकील अख्तर जी, आपको रोकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज कट रही है। मैं कहता हूं कि जरा जोड़ लें, आपको सीधे मोबाइल से जोड़ लें, मतलब आवाज आपकी क्लियर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको रोक करके आपकी आवाज दोबारा मोबाइल के जरिए लेना चाहता हूं, जरा जोड़िए। तब तक आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास। तमाम लोगों की आप बात सुन रहे हैं सिंह साहब, और आपसे समझना चाहता हूं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक विश्लेषक होने के नाते आप क्या कुछ देख रहे हैं? सीधी की घटना का कितना असर बीजेपी की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या पैर धो लेने से पाप धुल गए और वहाँ की जनता जो है, क्योंकि आप चूंकि ये सब कुछ अपने जीवन में काफ़ी देख चुके हैं, इसलिए भी ये सवाल आपके पास, और साथ साथ ये भी कि इधर शरद पवार का आना, लालू प्रसाद यादव का आना, राहुल गांधी का मिलना, और कल को और उसके साथ साथ कांग्रेस अपने तमाम अलग अलग राज्यों को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। और आज कांग्रेस ये भी कह रही है कि 2 महीना पहले हम राजस्थान में अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर देंगे, जैसा कर्नाटक में हमने किया था। यानी पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और इन सबको अगर क्लब करें एक किताब की तरह, क्या दिखाई देता है फिर? सबसे पहले तो सीधी की घटना पे प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बड़ा सही तरीके से इस घटना का विवरण दिया और इसके क्या असर पड़ा और इसको कैसे इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इस पर भी बड़ी अच्छी तरह से प्रकाश डाला। मेरी पूरी नौकरी में इस तरह की कोई घटना न हुई है न हमने सुनी है। हाँ, लेकिन जरूर कभी कभी ये सुनते रहे हैं कि पहले मल खिला दिया जाता था, यह कर दिया जाता था। हो सकता है मेरी पोस्टिंग उस इलाके में न रही हो जहाँ पर आदिवासी बेल्ट है, और यूपी में आदिवासी बेल्ट बहुत कम है, खासकर केवल मिर्जापुर के सोनभद्र में है और कहीं नहीं ज्यादा है। ये भी एक कारण हो सकता है। सिंह साहब, लेकिन जिस तरह की एक सवाल ध्यान आ गया, उसको रख देना चाहता हूँ। ये जो पीठ पे हाथ रखने वाली बात होती है, ये पुलिस वाले पीठ पर हाथ रखते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये जो अभी देखिए ये विजुअल आप देखेंगे, क्योंकि आप पुलिस की नौकरी में रहे पूरे जीवन, इसलिए भी समझना चाहता हूँ। तो बस ये कह दूं कि किस मुलजिम से कैसा बिहेवियर करना है, ये बहुत कुछ उस मुलजिम के राजनीतिक रसूख पर भी तय होता है। हमेशा तय नहीं होता, लेकिन अक्सर राजनीतिक रसूख पर भी तय होता है। जिस विधायक या जिस विधायक के जो भी गुर्गे या जो भी कह लीजिए, जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया और जब पत्रकारों ने उनके खुलासा किया, वो वीडियो मैंने देखा था प्रकाश जी जो आप बता रहे थे। उसमें निश्चित रूप से हवालात की फोटो है जिसमें 5-6 पत्रकार केवल जो अंडरवियर में बैठे हैं और बड़ी दयनीय स्थिति में बैठे हैं। जब आपकी इतनी हैसियत हो कि आप पूरे प्रेस को, जिले के पूरे प्रेस को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं, तो पुलिस का बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं रहता, तो वो रसूख के बात रहती है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव नहीं नजदीक होता, अगर चुनाव ये पिछले अभी 4-6 महीने में चुनाव नहीं होने वाला होता तो शायद इसका इतना डैमेज कंट्रोल भी न किया गया होता। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये चुनाव हो, जैसे कर्नाटक की जगह मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया होता और ये सरकार रहती और ऐसी घटना होती तो बिल्कुल से भूल जाते, क्योंकि इसका कोई फॉलो आउट होने वाला नहीं। लेकिन अब इनको डर लगा। एक तो मध्य प्रदेश में वैसे भी भाजपा की हालत खराब है, लंबे समय से खराब है। पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, जीती कांग्रेस से ही थी। इन्होंने ऑपरेशन लोटस और फिर जोड़ तोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से निकाल के अपनी तरफ लेके इन्होंने सरकार तोड़ा और अपनी सरकार बनाई। तो ऐसी स्थिति में डैमेज कंट्रोल करना उनकी मजबूरी है, तो इसको उनकी सदाशयता न समझी जाए, इससे उनकी मजबूरी समझा जाए। अब वो एनएसए करते हैं या क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, ये अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो विजुअल आ रहे हैं, जो आपको मैं दिखा रहे हैं, अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो आक्रोश होता है वो पुलिस जन में भी होता है। पुलिस जन भी बेसिकली इसी समाज से आते हैं और इन्हीं भावनाओं में होते हैं, तो वो उनको आक्रोश होता है, वो आक्रोश छुपता नहीं, वो निकल आता है।
हाँ, अगर किसी गिरफ्तारी में या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है, या तो उस तरह का ऐसा होता है कि चलो भाई हवालात पे चले। नहीं तो ऐसी स्थिति में तो जो आप दिखा रहे हैं ये मेरे लिए भी अचंभित करने वाली चीज है, लेकिन अब ऐसा है तो है। दूसरी बात, हम आते हैं कांग्रेस के ऊपर। मैं महसूस कर रहा हूं कि जब से विपक्षी एकता की बैठक शुरू हुई है और जब से विपक्षी एकता के प्रयास शुरू हुए हैं और जब से विपक्षी एकता में कुछ फ्रूटफुल परिणाम आने शुरू हुए हैं, उसको देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी बौखलाहट में है। यह बौखलाहट तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही हो गई थी। इनको उम्मीद नहीं रही होगी कि कांग्रेस इस तरह से कम बैक करेगी, और कांग्रेस क्या, राहुल गांधी इस तरह से कम बैक करेंगे और राहुल गांधी इस तरह से ऐसा निर्णय ले लेंगे कि वो 6 महीने तक सड़क पर ही रहेंगे और जनता के बीच एक ऐसा संदेश देने में सफल होंगे कि वो एक गैर जिम्मेदार राजनेता नहीं है, बल्कि वो बेहद जिम्मेदार, संतुलित और पढ़े लिखे राजनेता है। यही चीज आज भारतीय जनता पार्टी को बेहद कष्ट दे रही है। इसीलिए जैसे ही कोई विपक्षी एकता की कोई फ्रूटफुल बैठक होती है, कोई परिणाम आता है, आप देखिए 23 जून को पटना में बैठक हुई और बेंगलोर में 13 या 14 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके बीच उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे डिमोरलाइज हो जाए। इसके दो ही आर्किटेक्ट हैं फिलहाल इस विपक्षी एकता के, जो मुख्य रूप से, एक तो नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे शरद पवार जी हैं। तो शरद पवार जी को उन्होंने वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की अजीत पवार को तोड़कर। अब पटना के बारे में भी कुछ खबरें अखबार में भी आ रही हैं और मीडिया में भी चल रही है कि वहां भी शायद इस तरह का कोई ऑपरेशन के दिमाग में है। जो भी हो, आगे क्या होगा, लेकिन मैं इस मामले में कांग्रेस के बारे में मेरा जो विश्लेषण ये है कि कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। वो अपनी रणनीति को बड़े ही मनोबल के साथ और बड़े कैलकुलेटेड तरीके से रख रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मुसीबत है। तो आप जो कह रहे हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, तो निश्चित रूप से राजनीति में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और अगली बैठक जो बेंगलोर में होगी, उस बैठक में विपक्षी एकता के बारे में कुछ न कुछ और भी हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। राजस्थान के बारे में हमें भी या बहुत लोगों को लगता था कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर हो रही है। अब हो सकता है ये 5 साल पर सरकार बदलती है, इस बार न हो। इनको सचिन पायलट को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन वहां भी जिस तरह से अशोक गहलोत की इस साल कुछ योजनाएं हुई जिससे उनका कुछ प्रभाव बढ़ा है, सचिन पायलट का जो बयान आया है, इसको देखते हुए लगता है कि अब वहां भी स्थिति अच्छी है और वहां भी जीतने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में सारे सर्वे पहले कह चुके हैं, वहां कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं तेलंगाना न भी जीते तो ऐसी स्थिति आ जाए कि भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति हो, तो बहुत कुछ मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का जो स्वरूप बदला है, जो मनोबल बढ़ा हुआ है, जो कैलकुलेटेड तरीके से है। और प्रशांत जी ने बड़ा अच्छा शब्द आज सुझाया है, टेस्ट बैलून। तो यूसीसी पर भी मुझसे भी कई लोगों ने कहा, और खासकर जो आपका प्रोग्राम देखते हैं और मुझे देखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग यूसीसी पर क्यों नहीं बात करते हैं। मैंने कहा यूसीसी है क्या? जब तक यूसीसी का डिटेल ना आए, ड्राफ्ट ना आए, तब तक आप कैसे बात कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा सीए पास हुआ, लेकिन सीए का आज तक नियमावली नहीं बनी, तो आप उस पर क्या बात करते हैं। ये निश्चित रूप से टेस्ट बैलून है जो मौसम वैज्ञानिक छोड़ते हैं। तो इस तरह के टेस्ट बैलून आते जाते रहेंगे, ये भ्रमित करने के लिए हैं, इनसे भ्रमित नहीं होना है। और मैं राजीव जी आपसे अनुरोध करूंगा, अगर यूसीसी पर ड्राफ्ट आ जाता है तो आप इस पर भी एक बहस रखें, कायदे की बहस होगी, हम लोग उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कम से कम एक ड्राफ्ट तो आए। यूसीसी किस हिसाब से देश में लागू करने जा रहे हैं और उसकी नियमावली क्या है, क्या नियम कायदे होंगे, ये सब आ जाए तो उस पर बात हो। अभी तो कुछ है ही नहीं, हवा में तीर चलाने वाली बात है। और जैसा कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि ये जो है ओवरऑल एक टेस्ट बैलून की तरह है। हमारे साथी शकील अख्तर जी टेलीफोन से जुड़े हुए हैं और उनके पास आना चाहता हूं क्योंकि उनकी आवाज़ कट रही थी और बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास हमेशा की तरह अभी भी मौजूद है। शकील अख्तर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, शुरुआत वहीं से, कि राहुल गांधी आज पहुंचे शरद पवार के यहाँ और साथ साथ उससे पहले राहुल गांधी ने सचिन पायलट और तमाम नेताओं के साथ, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे तो थे ही, इन लोगों ने राजस्थान की बातचीत की, राजस्थान पर
क्या लगता है आपको, राजस्थान का मुद्दा जो है वो खत्म हो चुका है? दोनों के बीच यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मनमुटाव की बातें आती थी वो खत्म दिखाई दे रही हैं क्या? और यहाँ से फिर चलते हैं और शरद पवार की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है देश की राजनीति में? देखिए राजीव जी, जो आप हेलो देखिए राजीव जी, जो आप शरद पवार के बारे में कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा तो हो गया। आज जो है पवार के बारे में जितनी भी धुंध थी वो सारी की सारी साफ हो गई है। एक बड़ा प्रचार किया जा रहा था गोदी मीडिया की तरफ से कि ये अजीत पवार को वहां भेजना जो है शरद पवार की ही एक चाल है, और इसके लिए शरद पवार को बड़ा स्मार्ट खिलाड़ी बताया जा रहा था। सुनील शुक्ला जी आवाज नहीं आ रही है शकील अख्तर जी की आवाज बिल्कुल हम लोगों को सुनाई नहीं दे रही है। जरा मैं कहूंगा जरा प्रोडक्शन टीम जरा मेहनत कीजिए भाई, आप लोग कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आता। लेकिन शकील अख्तर जी के पास फिर से आना चाहता हूं, अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, और सुनील शुक्ला जी का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा, जरा उसको भी ठीक कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, क्योंकि हमारे साथ इतने तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उनको भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए कह रहा हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्या आपको भी लगता है कि देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? राजीव जी, अब 2024 तक रोज कुछ ना कुछ बड़ा होता रहेगा इस देश के अंदर, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी पड़ गया है, तो वो रोज कुछ ना कुछ नया करता रहेगा और रोज कुछ ना कुछ नया जो है बड़ा होता रहेगा। बहरहाल कुल मिला के अभी जो सबसे बड़ा दिख रहा है राजीव जी, वो यही दिख रहा है कि विपक्षी एकता मजबूत हो रही है और विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, और इसीलिए जो है उस देश में रोज रोज कुछ जो है कुछ ना कुछ बड़ा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब सत्यपाल मलिक के बयान पे अगर गौर किया जाए तो वो कहीं देख रहा था सोशल मीडिया पे उनका, कहीं तो राम मंदिर को लेकर के भी कुछ बातें कह रहे थे। अब चूंकि सत्यपाल मलिक जो है वो उनके नजदीकी रहे हैं प्रधानमंत्री के, तो उनके विषय में वो जानते हैं अच्छे तरीके से क्या है क्या नहीं। अब उसको मैं तो उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन बयान है चूंकि सत्यपाल मलिक की, तो उसे गंभीरता से मुझे ख्याल से लिया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ बड़ा तो मतलब होता रहेगा कुल मिलाकर के। शकील जी जिस बात को भी कह रहे थे, मैं भी उसी बात को कहना चाहता हूँ कि जो ये बात की जा रही थी कि शरद पवार जो है वो उन्हीं की बनाई हुई गुगली है और उन्हीं का जो है सब किया हुआ खेल है, तो वो चीज़ तो सामने आ गई। और शरद पवार जिस तरीके से आज उन्होंने गर्जना एक तरीके से कहा की है, तो राजीव जी ये तो सही है कि राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती है। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी उम्र क्या थी, और किस चुस्ती फुर्ती के साथ नरसिम्हा राव ने देश को संभाला, ये देश के सामने है। तो राजनीति में उम्र क्या मायने रखती है। वीएस अच्युतानंदन 92 साल की उम्र तक जो थे वो सक्रिय रहे राजनीति में, और आखिरी चुनाव उनके नेतृत्व में जो सीपीएम जीत के आई है वो उन्हीं के नेतृत्व में जीत करके आई। बाद में पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर जरूर बने, लेकिन जब जीत के आई तो वो तो नेतृत्व में उन्हीं के जीत के आई, वीएस अच्युतानंदन के। तो कुल मिलाकर के राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती है, और बल्कि ज्यादा उम्र का राजनेता जो ज्यादा अनुभवी ही होता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा अनुभव होते हैं। और शरद पवार के पास राजनीति के बहुत ज्यादा अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो उनकी राजनीति किस तरीके की रही है क्या वो सब अलग का मसला है, लेकिन जहां तक अनुभव का सवाल है, उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, और निश्चित तौर पर अजीत पवार से तो कहीं ज्यादा है। अजीत पवार की जितनी उम्र होगी मुझे लगता है कि उतनी उनकी राजनीति का अनुभव है शरद पवार का। तो अजीत पवार जो है वो शरद पवार नहीं हो सकते हैं। तो ये बात एक आज जो है मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से हो गई। दूसरा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का बयान आया है और जो उन्होंने कहा है, इसका मतलब एक चीज तो साफ है राजीव जी कि परेशानी जो है वहां शुरू हो गई है। अब पूछा जाए शिंदे साहब से ही ये बात पूछी जा सकती है कि भाई आपसे किसने कहा कि आपके ऊपर कोई परेशानी, आप क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं छीन सकता आपकी कुर्सी। अब ये मसला कहां से पैदा हो रहा है, भाई आपने ही तो शपथ दिलवाई है जाकर के अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है आपने अजीत पवार को, तो आपकी कुर्सी कौन छीन लेगा। इसका मतलब कि रबर स्टाम्प है एकनाथ शिंदे। जो संजय राउत बार बार कहते रहते हैं उसका मतलब सही कहते हैं संजय राउत कि गुलाम है और रबर स्टाम्प है, गुलाम की कोई बार्गेनिंग की हैसियत नहीं होती है, वो रबर स्टाम्प होता है। संजय राउत यही तो कहते हैं, इसका मतलब ये बात सही साबित हो रही है। तो मुझे लगता है कि बड़ा जो कुछ हुआ है आज, वो ये भी बड़ा हुआ है कि एकनाथ शिंदे ने स्वयं जो है वो अपनी हैसियत समझा दी है। अब लालू जी ने जिस तरीके से प्रहार किया, लालू जी ने जिस दृढ़ता के साथ कहा राजीव जी, मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर बयान है,
और इसी के इर्द गिर्द जो है देश की राजनीति, खासतौर विपक्षी राजनीति जो है वो सिमटने वाली है। और लाइन ऑफ एक्शन जो है विपक्ष का वो एकदम तय होता जा रहा है और मुद्दे एकदम स्पष्ट होते जा रहे हैं कि किन मुद्दों के आधार पर विपक्ष की एकता होगी और किन मुद्दों के आधार पर सरकार को चुनौती दी जाएगी। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि विपक्ष किस तरीके से एकजुट हो रहा है और मुद्दे स्पष्ट हो रहे हैं कि इन मुद्दों पे एकता हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों से निपटने के लिए इस तरीके की कुछ ना कुछ चीजें करती रहनी पड़ेंगी, जैसे ये महाराष्ट्र में की गई है। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ जो बड़ा होने की बात है सियासत में, अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि बड़े तो इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा कौन इस देश में। चलिए, आप सब कुछ कह करके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के अपनी पूरी विश्लेषण को आपने चकनाचूर कर दिया अमलेंदु उपाध्याय जी। बड़ा जो है वो बड़ा है, बड़ा होने की बात हम कर रहे हैं। खैर, मजाक कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास आने की कोशिश करता हूँ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं किसी तरह कि आखिर देश में क्या कुछ चल रहा है। सीधे आना चाहता हूँ, सवाल तो कई बार दोहरा चुका हूँ। शकील अख्तर जी, जो बड़ा था वो हमने कहा कि वो तो हो गया। गोदी मीडिया एक प्रचार कर रहा था, बीजेपी कर रही थी, शिंदे एकनाथ शिंदे का गुट कर रहा था कि शरद पवार हमारे साथ हैं और उन्होंने ही अजीत पवार को हमारे पास पहुंचाया है। लेकिन आज दिल्ली आकर या उससे पहले कल की मीटिंग में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, उनके बारे में ये तो बहुत कहा जाता है कि वो बहुत अनुभवी नेता है, मगर इस बार उन्होंने साबित किया है कि वो बहुत विश्वसनीय नेता भी हैं। आप याद करिए कि 2019 के चुनाव में भी उन पे इसी तरह शक किया गया था कि नहीं, वो इधर मिल जाएंगे, उधर मिल जाएंगे, बीजेपी की सरकार बना दी है, ये कर दिया है। लेकिन अंततः उन्होंने ही इसका उद्धव ठाकरे का समर्थन किया और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने थे और लगातार उद्धव ठाकरे का वो समर्थन करते रहे। हेलो हेलो जी, आप बोलिए प्लीज। ये ना जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप बोलिए। तो उद्धव ठाकरे का उन्होंने समर्थन किया और उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी तरह चीफ मिनिस्टर का काम करते रहे और महाराष्ट्र में एक नई छवि उन्होंने बनाई। अब शरद पवार जी का जो हम बता रहे थे कि पहले तो अपने पिता समान चाचा को लेकर उन्होंने उम्र की ऐसी बातें करी जो कोई भी शरीफ आदमी, सभ्य आदमी, संस्कारी आदमी कभी कह नहीं सकता। पिता की उम्र बताना, चाचा की उम्र बताना, माँ की उम्र बताना, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई होती नहीं है। लेकिन आज वो अपने बेटे के नाम से कह रहे हैं कि मेरा बेटा कह रहा है कि पापा सीएम कब बनोगे। मुझे नहीं लगता कि बेटे ने ये कहा होगा। हमेशा जिसे हमारे यहाँ ग्रैंडसन कहा जाता है, पोता कहा जाता है, नाती कहा जाता है, उसकी सहानुभूति अपने दादा के साथ होती है। उसने निश्चित ही रूप से ये कहा होगा कि डैडी तुमने ये क्या करा। उन अपने चाचा के साथ, मेरे दादा के साथ तुमने ऐसी बातें करी हैं। अगर मैं राजनीति में आया या मैं काम करूंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगा, होशियार हो जाओ। मैं भी से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अजीत पवार भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खलनायक के रूप में सामने आ गए। शर्मनाक। तो आज की जो राहुल गांधी की मीटिंग थी, वो राहुल गांधी ये बताने के लिए गए थे कि मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ पूरी तरह से सॉलिडरिटी व्यक्त करते हैं और आप जो भी चाहेंगे। अब जो भी चाहो में दो बातें आती हैं। एक, ये विचार चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि शरद पवार वापस अपनी मूल पार्टी में आ जाए। ये संभव है, हो सकता है, लेकिन उसमें यह है कि इस वक्त उन्हें ये बताना है सबको कि उनकी पार्टी उन्हीं के पास है। तो शायद वो इसकी लड़ाई अभी लड़ेंगे और ये बता के कि पार्टी मेरे पास है। और जब अजीत पवार अपनी वास्तविक स्थिति को पहुंच जाएंगे, पुनर्मूषको भव, जिस दिन पुनर्मूषको भव हो जाएंगे अजीत पवार, उसके बाद वो अपना दूसरा फैसला कर सकते हैं। देखिए, ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, जिसका एक और नया नाम आपने दिया था पिट्ठू मीडिया, ये तो हर आदमी पे शक करता है। भरत से सुत पर भी संदेह। मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके बीच विवाद पैदा करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा, राहुल जब यात्रा कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में, प्रियंका गांधी डटी हुई थी और उस वक्त वो यात्रा में नहीं आ रही थी, यात्रा में आई ही नहीं थी वो, तो मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच में रिफ्ट है, प्रियंका नहीं आ रही है। और आपको मालूम है, आपसे भी बात हुई थी, वहां बात करी थी हम लोगों ने, और प्रियंका ने उसके बाद ये कहा था
कि हिमाचल का चुनाव हो जाने दीजिए, फिर मैं आऊंगी, अभी मैं यहां से नहीं निकल सकती हूं। और वाकई उन्होंने हिमाचल जीतने के बाद वो मध्य प्रदेश में शामिल हुई थी जाके, प्रियंका गांधी। तो ये गोदी मीडिया का तो खेल है, और उसके साथ फिर जब बीजेपी का पूरा आईटी सेल है, जो बीजेपी की पूरी राजनीति है, जो केवल अफवाहों के दम पे किसी का भी चरित्र हनन करके चल रही है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब इसमें जो दूसरी बात है वो कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार को हमारी राय थोड़ी सी इसमें अलग है। एक तो कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का अध्यक्ष नहीं बनाया है, उन्हें इंचार्ज बनाया है, और बिना जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दिए इंचार्ज बनाया है। तो देखिए, कई मामलों में ये कांग्रेस ही है, कांग्रेस की तरह ही काम करती है, जबकि चर्चा बहुत थी कि ना दिल्ली का अध्यक्ष बनाया जाएगा, कुछ बढ़ा दिया जाएगा। मगर आज की तारीख में एनएसयूआई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बड़ा माना जाए। क्यों नहीं है? देखिए, 2007 में खुद राहुल गांधी का पहला जो अपॉइंटमेंट था वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ही था। उस टाइम इनकी सरकार भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनएसयूआई में कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। तो आज की राजनीति का माहौल ही ऐसा है कि उसमें ये छात्र संगठन या तो हुड़दंगी हो जाए, लेकिन कोई बहुत विधिवत काम कर सके या ताकत के रूप में उभर सके या पार्टी के लिए ताकत बन सके, जिन्हें हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अग्रिम संगठन, तो वो वैसी स्थिति है नहीं है। अब कांग्रेस के नेता कैसे हैं आपको मालूम है, बिहार के कांग्रेस के नेताओं के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके बारे में ही सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में हम तोड़ देंगे। तो तोड़ देंगे, सबसे ज्यादा उनका निशाना तो कांग्रेस ही है। पहले भी तोड़ दिया था अशोक चौधरी को, नीतीश कुमार नहीं तोड़ा था लेकिन तोड़ दिया था। तो उन लोगों ने सबने व्यवस्था करके कि कोई कन्हैया कुमार को ऐसी पोस्ट ना मिले। निश्चित ही रूप से कन्हैया कुमार में पोटेंशियल है, लेकिन कांग्रेस में जो घाघ किस्म के नेता बैठे हुए हैं, इस तरह के जो टैलेंटेड और बहुत ही जिसे कहते हैं आप एक्टिव किस्म के लोग, उनको आगे आने नहीं देते, उनको बहुत ताकतवर नहीं होने देते। खुद राहुल को नहीं होने दिया था जिस कांग्रेस के नेताओं ने, बाकी की तो छोड़ दीजिए आप। राहुल 2004 में राजनीति में आए थे, पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े, जीते। 2007 में उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बने थे, 3 साल बाद, 2000 से 2007। और 2007 में जनरल सेक्रेटरी बन के उनको जिम्मेदारी क्या दिलवाई गई थी? एनएसयूआई एंड यूथ कांग्रेस। और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में वो लगे रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करी, मगर वो मतलब कोई ऐसी जमीन थी नहीं जो कोई बहुत ज्यादा नतीजा दे सके। आज नतीजा जो भी देगी पॉलिटिक्स में, वो मेन पार्टी ही देगी। आज की राजनीति ऐसी बना दी गई है। अब आप पूरा सिस्टम बदल दो, कभी बदल सको, वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है। तो उस राहुल गांधी को काम नहीं करने दिया था। उसके बाद 2012 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, 2017 में अध्यक्ष बनाया, और 2019 में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने पे मजबूर कर दिया। किसने? मोदी जी ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, आरएसएस ने नहीं किया, इन्हीं कांग्रेसियों ने किया था। और जब कुर्सी छोड़ दी राहुल गांधी ने, 2019 में इस्तीफा दे दिया, ये कह के इस्तीफा दिया कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, उसके बाद भी इनको चैन नहीं पड़ा। ये राहुल गांधी को राजनीति से विदा करना चाह रहे थे, और इन्होंने G23 बनाई। लेकिन वो तो राहुल गांधी ने पिछले साल एक यात्रा शुरू कर दी, भारत की यात्रा पे निकल पड़े, सीधे जनता के बीच पहुंच गए, सीधे अपने कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए, तो सारे कांग्रेस के नेता जो है यू टर्न हो गए और आज वापस राहुल राहुल करने लगे। नहीं तो राहुल को तो निपटा चुके थे। खैर, तो आज की स्थिति में यह है कि कन्हैया कुमार को हमारे हिसाब से कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग उन्होंने नहीं दी है। शरद पवार की स्थिति अब बहुत मजबूत है, शरद पवार भी बड़ी ताकत में है और वो वहां जाएंगे और बेंगलुरु से एक बड़ा नया मैसेज जाएगा। और तीसरी बात आपने जो राजस्थान की कही है, राजस्थान में भी हमारी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस ने सचिन पायलट को भी कुछ दिया नहीं है जी, लेकिन सचिन पायलट के पास भी अभी ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सचिन पायलट हमें लगता है कि इस बात के लिए तैयार हो गए हैं फिलहाल, आगे की हम नहीं कह सकते कि ठीक है हम कांग्रेस के साथ काम करेंगे और चुनाव में जब हम जीत जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसके बाद उन्हें जरूर भरोसा है कि उन्हें इस बार कांग्रेस कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जो है, जिसे सीएम ही माना जाता है, वो दे सकती है। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत खुद मीटिंग में नहीं आए, सबकी जयपुर में
वो अपने अंगूठे की चोट के बावजूद जी शकील प्रोग्रामों में साहब जा आता रहे हैं। हूँ, शकील साहब आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा राजस्थान पे भी बात करेंगे, थोड़ा सा रुक के आते हैं आपके पास में। और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे थे और हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देश की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है देश की राजनीति में, और ये जो दिशा है वो विपक्षी दलों के लिए क्या सही दिशा है, और क्या आज की तारीख में विपक्षी दल, विपक्षी गठबंधन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को चुनौती पेश करती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम जो पार्टियां हैं वो क्या कुछ कर रही हैं, वो सब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आते हैं एक बार फिर से सुनील शुक्ला जी आपके पास, क्या आप कहेंगे? अब आगे बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए, सीधी से लेकर के यहाँ दिल्ली तक की बात, अब दिल्ली से ज़रा आगे बढ़ें, बेंगलोर की तरफ चलें अगर, तो क्या आपको दिखाई देता है सुनील जी कि ये जो गठबंधन आगे बढ़ रहा है ये चुनौती पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है? आज की तारीख में हो सकता है 2-4 दल आगे बढ़ जाएं या 2-4 दल जो हैं वो पीछे हट जाएं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक चुनौती पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तमाम दल। यही चुनौती है राजीव जी, विपक्षी दलों की एकता ही भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। और जो आप सीधी की घटना की बात कर रहे हैं, सीधी की घटना सामान्य घटना नहीं है। आप ये सरकार है, ये लोगों के सशक्तिकरण की बात करती है, ये बताती है कि हमने समाज के पिछड़े, दलित, वंचित लोगों को कितना मजबूत किया है, उनको कितने हमने सहायता पहुंचाई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो दलित आदिवासी युवक था, इसके अंदर इतना साहस नहीं था कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर पेशाब कर रहा है वहां से भाग जाए। इसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो उस घटना का प्रतिकार करे। इसके परिवार के लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो जाकर के जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनके सामने कोई बात कर सके। इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि जो लोग उनसे मिलने जा रहे थे जनप्रतिनिधि, उनके सामने भी ये प्रतिकार कर सके। आप दावा यह करते हैं कि हमने समाज के वंचित वर्गों पर, कमजोर वर्ग के लोगों के पास कितनी सुविधाएं जुटा दी हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए हमने कितने प्रयास किए हैं। यह केवल यह घटना नहीं है कि किसी एक युवक के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक घटना हुई। आपने अब कितने सालों से आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शासन में, अगर 2 साल का शासन आप कमलनाथ जी का हटा दीजिए तो 90 के दशक से लगातार आप सत्ता में बने हुए हैं, और आप अपने आदिवासियों को, समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए लोगों को इतनी ताकत नहीं दे पाए हैं कि खुले आसमान के नीचे अगर कोई उनके साथ इस तरह की विभत्स घटना हो रही है तो उसका प्रतिकार कर सके, उसके खिलाफ कुछ न झगड़ा ना कर सके, भाग जाए कम से कम वहां से कि बचे तो रहेंगे। इतना भी साहस आपने नहीं दिया। तो आपके पैर धोने से ये बातें खत्म नहीं होती। आप गवर्नेंस के स्तर पर बुरी तरह से असफल हुए हैं और केवल सुबह से शाम तक राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ये तमाम चीजें एक्सपोज हो गई हैं, लोगों के सामने आ गई हैं। आप घोर अनैतिक राजनीति करते हैं, राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम करते हैं, अपनी गवर्नेंस की विफलताओं को छुपाने के लिए कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं, लोगों को राहत देने के नाम पर केवल आडंबर करते हैं आप। और जो जनता के मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे आंखें बंद करने का प्रयास करते हैं। चाहे देश में गरीबी हो। आप कहते हैं कि साहब यूसीसी को आप जब लेकर के आने लगे तो आपने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। तो इस बात का भी तो निर्देश दिया गया है कि जो समाज में असमानता है उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, आर्थिक विपन्नता को दूर करने का प्रयास करेंगे, पूंजी के एकीकरण को रोकने का प्रयास करेंगे। क्या किया आज तक आपने? जो चीज सीधे सीधे समाज को, देश की एकता को, प्रगति को, लोगों की ताकत को प्रभावित करती है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। केवल राजनीतिक मुद्दों को उठा के समाज को बांटने वाला प्रयास करेंगे। आपने जिसकी बात कही सिंह साहब ने कि सीए लेकर के आए, केवल आपने एक माहौल तैयार किया और इतने दिनों के बाद भी आज तक उसकी नियमावली आप नहीं तैयार कर सके। किसी की नियमावली तैयार करने में आपकी आस्था नहीं है, केवल एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। यूसीसी में अल्पसंख्यकों से ज्यादा प्रतिकार तो उनके लिए हुआ जिनके लिए आप दावा कर रहे थे। आपने कहा कि आदिवासी लोगों को हमने कितना सम्मान दिया हुआ है और सबसे बड़ी शिकायत उन्हीं के पास, उन्हीं के यहां से विरोध आ गया। और ये विवाद आज का नहीं है, 2016 में उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए वो, और उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जिस मेघालय में आप वहां के स्थानीय क्षेत्रीय दल के साथ आप सरकार चला रहे हैं, उस मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इस तरह का माहौल बनना शुरू हुआ कि आम आदमी पार्टी जो कर रही थी कि सशर्त समर्थन देने की बात कर रही थी, उसने साफ साफ आकर के अपने में संशोधन किया और कहा कि मैं इनके साथ नहीं हूं, ये उचित नहीं है।
अगर आप जनता के मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए जो विषय हैं उनको आप संबोधित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों की एकता। क्योंकि आम आदमी सरकार इसलिए चुनता है कि वह केवल सुबह से शाम तक भाषण नहीं सुनेगा, सुबह से शाम तक प्रवचन सुनने के लिए नहीं है। अब आप मेरा पैर धोइए चाहे मत धोइए, मेरा पैर सलामत रहे इसकी चिंता कीजिए, पैर में चोट लग जाए तो उसकी दवा हो जाए इसकी चिंता कीजिए, आप पैर के नीचे हम पैजामा पहन ले इसकी चिंता कीजिए, पैर में अपने हाथ से धो लूंगा, उसके पास उसके पानी को अपने तौलिए से पोंछ भी लूंगा, बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जो पैर की आवश्यक जरूरतें हैं उसको पूरा कीजिए। हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं, अपने पैर पे चल लें और अब एक छत के नीचे हम रह लें, इसका आप प्रयास कीजिए, जो आप नहीं करते। केवल और केवल एक तरह का और इसीलिए ये इनके सामने चुनौती है। और विपक्षी दलों के बात साफ साफ समझ में आ रही है कि अगर वह एकजुट नहीं हुए तो किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का अपने बूते मुकाबला कर लेंगे। लेकिन बंद मुट्ठी बड़ी ताकत है और सभी विपक्षी दल, जितने विपक्षी दल हैं जो गैर भाजपा की राजनीति करते रहे हैं, मैं गैर भाजपा की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, वह प्रतिबद्ध है, वह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह जो गैर भाजपा मतदाता हैं उनके मतों में बंटवारा नहीं होने देंगे। और यह संदेश सभी राज्यों में है। जो लोग अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी बात समझ में आ जाएगी। और अगर वह इस एक छत के नीचे आने का उन्होंने थोड़ी भी अपने मन में कोई संदेह पैदा किया तो यकीन मान के चलिए हंस वही होगा जो कर्नाटक में जनता दल एस का हुआ है। मतदाता आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वह मतदाता जो गैर भाजपा राजनीति करता रहा है वह अपने मत को बांटने की स्थिति में नहीं है। और यह लगातार संकेत दे रहा है। वो लेटेस्ट एकदम तात्कालिक घटना कर्नाटक की है, उसके पहले की जितनी घटनाएं हुई हैं, वह जितने उपचुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र का उपचुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का उपचुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, चाहे बिहार का उपचुनाव हो, ये जो गैर भाजपा मतदाता है वह एकदम कंसोलिडेट है सरकार के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ, सरकार की कार्यशैली के खिलाफ। और जो इस समय ये वातावरण बना हुआ है, इसी को आगे ले जाने के लिए जो विपक्षी दल हैं वो प्रयास कर रहे हैं और मुद्दों को आगे कर रहे हैं। मुद्दों को आगे किए रहना, उनको जीवित किए रहना और उन्हीं के आधार पर लोगों से संवाद कायम करना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार नेतृत्व की बात करते हैं, बार बार उठाते हैं कि ये इनमें एकता नहीं है, ये आपस में मिल नहीं सकते हैं, केवल इसलिए कि इनकी विश्वसनीयता को खारिज किया जाए। लेकिन वो होने वाला इसलिए नहीं लगता खारिज होने वाला कि जो विपक्ष ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पूरे देश के पैमाने पर एक जो विश्वसनीयता हासिल की है अपनी गतिविधियों और मुद्दों को सामने ला करके, वह इतना जल्दी अविश्वसनीय नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, महाराष्ट्र की राजनीति को आप बहुत नज़दीक से जाने हैं, समझे हैं पत्रकारिता करते हुए। महाराष्ट्र की राजनीति देश की राजनीति पर, दिल्ली की राजनीति पर कितना असर आने वाले समय में डालते हुए दिखाई दे रही है आपको? नए आज समीकरण बने हैं। इस तरह से कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी करीब आ रही है और करीब आई है, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे अपने सरकार में बने रहने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार कभी भी जा सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो सबसे मजबूत बनी हुई है तमाम दलों में। बीजेपी के तो वोट अपने सुरक्षित होते हैं, उसमें कोई नई बात गड़बड़ होती नहीं है, लेकिन एनसीपी के सीट और वोट प्रभावित हो रहे हैं। शिवसेना टूटी हुई है और कांग्रेस है, एक है। लगता है कि कोई आश्चर्य अजूबा नहीं होगा जब शरद पवार घोषणा करेंगे कि एनसीपी का विलय कांग्रेस में हो रहा है। और अगर नहीं भी हो, यह बात तय है कि दोनों की विचारधारा एक है। एनसीपी में भी कांग्रेस की ही विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के ही लोग हैं, तो एनसीपी सत्ता में आएगी, सफे पे आएगी। जो लोग शरद पवार को छोड़ के जाने वाले थे, वे लोग धीरे धीरे करके शरद पवार के पास आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से स्पीकर के लिए तय करना मुश्किल। अब वो खुलेआम शायद पक्षपात नहीं कर पाए, शर्मा शर्मी में या कानून के डर से उन्हें पक्षपात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र की में इंतजार है कुछ नए बदलाव
का। मुझे लगता है कि बीजेपी इस सारे मामले की ताक में बैठी है, कब छीका टूटे, उसका भाग्य खुल जाए, बीजेपी इसी इंतजार में है। राजीव जी। जी जी। लेकिन प्रशांत टंडन जी, ये जो तस्वीर अभी देख रहे थे आप, इस तस्वीर में राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे थे और इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि राहुल गांधी शरद पवार से मिलने गए। क्या कुछ यहाँ देख रहे हैं आप? ये शरद पवार से मुलाकात क्या मायने रखती है? राजीव जी, निश्चित तौर से एक पॉजिटिव सिग्नल है। और देखिए, पटना में जब हम बात कर रहे थे, पटना का जो तस्वीरें देख रहे थे, तो विपक्षी नेताओं के बीच जो सहजता दिख रही थी कि हंसी मजाक भी चल रहा है राहुल गांधी को लेकर, नीतीश कुमार, लालू यादव, और सब लोग ठहाके मार के हंस रहे थे, तो एक बड़ी केमिस्ट्री जो है वो पटना में दिखाई दे रही थी विपक्षी नेताओं के बीच में। और इस केमिस्ट्री की परीक्षा तभी होती है जब एक साथी कोई परेशानी में होता है। आज शरद पवार अगर परेशानी में हैं और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत तमाम सारी विपक्षी पार्टियों को जाएगा कि यहाँ पे कोई जो है वो छोड़ने वाला साथ नहीं है, भले आपका कोई साथ छोड़ दे तो ये एक अच्छा संदेश गया है। दूसरी बात, शिंदे कैंप में बड़ी बुरी तरीके से उतावलापन है और अनरेस्ट है। उनके मिनिस्टर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई संकेत आएगा तो रिस्पॉन्ड करेंगे। शिंदे साहब, जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली आए थे, दिल्ली से बहुत नाराज होकर लौटे हैं। अब आप देखिए कि 29 मेंबर हैं कैबिनेट में शिंदे साहब की। उस 29 मेंबर में 10 बीजेपी के हैं और 10 शिंदे, एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, और 9 जो है वो एनसीपी अजीत पवार के हैं, जिनकी संख्या अभी तय नहीं है कि वो 18 है कि 20 हैं कि 30 हैं, 31 हैं कि 29 हैं कि 40 हैं, कुछ नहीं पता है। कल रैली में 29 लोग दिखाई दिए थे, 29 विधायक जी। तो जो चुने हुए विधायक, मैं एमएलसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि 14 वैकेंसीज अभी कैबिनेट में हैं, क्या वो 14 वैकेंसीज भरी जाएंगी? और 14 वैकेंसी भरी जाएंगी तो हिस्सेदार 3 हैं, जिसमें बाकी दोनों पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे का कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। और अनुपात में अगर आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी जितना सीट लेकर आई है उसने सेक्रीफाइस किया है, शिंदे साहब ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अजीत पवार फायदे में रहे। दूसरी उनकी चिंता एक और है कि जो अगर 16 एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार भी उन्हीं के ऊपर अटकी हुई है। तो ये तमाम वजह हैं कि उनको सबसे परेशानी में इस वक्त जो है वो एकनाथ शिंदे ही हैं। और इस सरकार की अस्थिरता विपक्षी दलों की एकता के लिए फेविकोल का काम करेगी। ये रोज यहां से कुछ खबरें निकलेंगी, रोज कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलेगा, और महाराष्ट्र की सरकार की अस्थिरता ही विपक्षी नेता को, विपक्षी एकता को और मजबूत बनाएगी। राजीव जी। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे सबसे ज़्यादा बेचैन हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हैं एकनाथ शिंदे, और उनको लेकर के कई सारी बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या वो पूरे दलबल के साथ उद्धव ठाकरे गुट में मिल जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे थोड़े दिनों में पैदल हो जाएंगे। तो बहुत कुछ, और राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि राजनीति में सब जायज़ है। तो देखिए क्या कुछ होता है। आना चाहता हूं एक बार फिर से विजय शंकर सिंह जी आपके पास। आप ये जो सब कुछ जायज़ है इसको किस रूप में आप देखते हैं, कितना आगे तक देखते हैं? जैसा अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि ये जो विपक्षी एकता है, जैसे जैसी खबरें वहां से आएंगी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की राजनीति आज की तारीख में विपक्षी एकता के लिए फेविकोल का काम कर रही है, ये माना जाए?
हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि महाराष्ट्र में जो गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से एनसीपी को तोड़कर अजित पवार को लाया गया है, उससे साफ साफ लगता है कि विपक्षी एकता की तरफ लोग अब जाएंगे और ज़्यादा तेजी के साथ जाएंगे। वैसे प्रशांत जी ने बहुत सही बात कही कि विपक्षी एकता में जो विपक्षी नेता पटना में मिले थे, उनके बीच जो सहज भाव देखने को मिला, उसमें कहीं कोई तनाव किसी के चेहरे पर नहीं मिला, कोई आशंका चेहरे पर नहीं मिली, सिवा अरविंद केजरीवाल को, जिनका मकसद वहाँ कुछ दूसरा था। उस मकसद की वहाँ चर्चा नहीं हुई, ये अलग बात है। अब अजीत पवार साहब का बेटा कह रहा है कि पापा आप कब मुख्यमंत्री बनेंगे। अब महाराष्ट्र की रियासत तो है नहीं कि पिता के रिटायर होने के बाद वो बन जाएं। बात चली उम्र की, तो अजीत पवार, शरद पवार जी ने बड़ा सही कहा। एक छोटा सा प्रसंग 2 मिनट में मैं सुना दूं। 69 में जब इंदिरा जी का वो सिंडिकेट के साथ बिखराव हुआ, अलग हुआ, तो उस समय एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने अपना राष्ट्रपति डिक्लेयर किया था। इंदिरा जी ने या इंदिरा कांग्रेस ने पलटी मारकर वीवी गिरी को राष्ट्रपति डिक्लेयर के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए घोषित कर दिया कि, और ये कह दिया कि लोग अंतरात्मा के आधार पर वोट दें। उस समय वीवी गिरी की उम्र ज्यादा थी और उसमें भी ये बात कही गई थी कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो वीवी गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और कहा कि मेरी मुट्ठी खोल दो जो कह रहा है कि उम्र ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में उम्र का कोई मतलब नहीं रहता। उम्र तो हम जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए निर्धारित समय के लिए तय है कि साहब इस उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी हॉबी लिखने पढ़ने की है, या आपकी हॉबी राजनीति में जाने की है, या राजनीति को आपने करियर रूप में चुना है, तो उसमें कुछ अंत की बात नहीं है। अमरिंदर जी ने सही कहा कि करुणाकरन साहब 92 साल की उम्र तक सक्रिय रहे। दुनिया में और भी राजनेता होंगे सक्रिय, हम लोग को इसका अंदाजा फिलहाल नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। उसे न तो महाराष्ट्र में मिलेगा, और इसको लेकर जनता के बीच एक बड़ी विपरीत धारणा ये फैली है कि 27 जून को आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करना हमारी गारंटी है, और 2 जुलाई को आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ समेट लेते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक जो भी है, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और वो खब्तुल हवास है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या करें और कैसे स्थिति सुधारें। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी का जो आगे 4-5 भाषण होने वाले हैं, उनमें वो यही गारंटी देते हैं या कुछ और मुद्दा उठाते हैं। जब भाषण होगा तो उस पर आप चर्चा करेंगे ही, हम सब भी बात सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों में 36 घंटे में, 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन रख लीजिए, कल 7 और 8 तारीख को 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था, 4 राज्यों का दौरा, जिसमें से उत्तर प्रदेश है, और 3 राज्य जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 5 राज्यों का, और तेलंगाना भी है शायद। और इन राज्यों में लगभग 5 जनसभाएं करेंगे और दर्जन भर दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो जोरदार प्रधानमंत्री का दौरा है, और इसमें क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ निकलता है, कितनी गारंटियां देते हैं, ये आने वाला वक्त यानी 2 दिनों में पता चल ही जाएगा। उस पर हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन एक नाम हमारे साथी याद दिला रहे थे, असलम चिश्ती जी जुड़े हुए हमारे साथ, वो एक नाम याद दिला रहे थे, किरीट सोमैया का। किरीट सोमैया साहब जो हैं अमलेंदु जी, जिनको और जिनके खिलाफ भी उन्होंने भ्रष्टाचार का अभियान छेड़ा, उसको मोदी जी अपने पाले में ले आते हैं। एकनाथ शिंदे देख लीजिए, शुरुआत होती है, अजीत पवार भी हैं उसमें, कितने सारे नाम हैं। जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि मोदी जी ने किरीट सोमैया को धोबी पछाड़ मार दिया है बहुत तगड़ा। अब किरीट सोमैया बेचारे जो इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी फाइलें लिए घूमते थे, उन फाइलों का अब क्या होगा? मुझे लगता है कि उनको वाराणसी आकर के गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए उन सारी फाइलों को। जहाँ से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, गंगा पुत्र, गंगा माँ ने जहाँ बुलाया था प्रधानमंत्री को, वहीं किरीट सोमैया आए और उन सारी फाइलों को आकर के यहाँ गंगा जी में विसर्जित कर दें कि हे गंगा मैया, मैं तो जो था अब तक प्रचार करता रहा इन सारी फाइलों को लेकर के, हमारे प्रधानमंत्री ने एक मिनट में इन सारी फाइलों पर जो था वो पानी फेर दिया, तो अब ये जो है मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तो किरीट सोमैया को अब ये कर लेना चाहिए। देखिए राजीव जी, मसला क्या है असल में कुल मिलाकर के, कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है असल में वो करती नहीं है। हालांकि उनका नारा यही रहता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है।
तो अब वो देखिए उन्होंने किसी भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मतलब ये जो चुनाव लड़े उन्होंने वो किसी में नहीं कि यूज के आएंगे कि राम मंदिर जो है वो बनाएंगे, विकास की बातें करके आए थे, विकास करेंगे। अब विकास के बदले विनाश कर रहे हैं। तो अब ये जिस तरीके से ये सब चीजें चल रही है, तो अब देखना ये कि राजीव जी किरीट सोमैया की फाइलों में और कौन कौन से नाम बचे हुए हैं, तो उन सबको अभी से मुबारकबाद दे देनी चाहिए मंत्री पद की शपथ लेने की। तो किरीट सोमैया जी से वो लोग जाके तुरंत संपर्क करें। किरीट सोमैया जी ने जिन जिन के अब तक नाम लिए हैं और वो मंत्री नहीं बन पाए हैं, तो मुझे लगता है कि सबके लिए एक सुनहरा अवसर है और उनके अच्छे दिन सबके आने वाले हैं 2024 से पहले पहले। क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो बड़ा यही हो सकता है कि किरीट सोमैया की फाइलों में जो बड़े बड़े नाम दर्ज हैं और जो अभी तक कुछ नहीं बन पाए हैं, वो मंत्री बनने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो यही है। अब किरीट सोमैया बेचारे क्या करें, मुझे लगता है कि किरीट सोमैया को तो कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए था। बहुत मेहनत करते हैं किरीट सोमैया, लेकिन आप देखिए राजीव जी की किरीट सोमैया इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। किरीट सोमैया और संबित पात्रा को एक ही श्रेणी में मोदी जी ने डाल के रखा हुआ है। मतलब संबित पात्रा बेचारे रोज आकर के टीवी पे जो है वो दूसरे प्रवक्ताओं को गाली बकते हैं और किरीट सोमैया फाइलें लेकर के घूमते हैं, और दोनों को जो कुछ मोदी जी नहीं दे रहे हैं। तो अब ये भी बड़ी सोचने की बात है कि जो मोदी जी के भक्त हैं असली, उनके साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो अच्छा ये है कि देखिए आप देखिए कपिल मिश्रा एक थे, उन्होंने किस तरीके से मोदी जी के लिए सुनहरे वचनों का प्रयोग किया। आज देखिए कपिल मिश्रा के क्या जलवे हैं। दुष्यंत चौटाला, उन्होंने मोदी जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, आज देखिए उनके क्या जलवे हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो मोदी जी के लिए अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं, उनकी बल्ले बल्ले रहती है। और जो किरीट सोमैया और संबित पात्रा टाइप के लोग हैं, उनका भविष्य कैसा होता है और कैसा वर्तमान रहता है, ये सब देखते हैं। तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है, तो देखा जाएगा ये क्या होता है। वह किरीट सोमैया की फाइलों में जो नाम दर्ज हैं और जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, उनको अभी से शुभकामनाएं दे देनी चाहिए और लोगों को भी जाकर के किरीट सोमैया से संपर्क कर लेना चाहिए। जी, गारंटी थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, गारंटी थी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे ले जाने की, गारंटी कुछ और थी। लेकिन उस गारंटी को निभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद सलाखें कम पड़ी और वो अपनी पार्टी में मिला लिए। और इस प्रकार महाराष्ट्र में आप सब देख रहे हैं कि सरकार जो है अस्त व्यस्त है। वहाँ पर एक महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, एकनाथ शिंदे बाहर हो गए शिवसेना से और 2 गुट शिवसेना का बन गया। और इस वक्त वही हालत एनसीपी का है। और एनसीपी में आगे क्या कुछ होना है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी तस्वीरें सामने नज़र आ रही हैं, जिसमें एक तो विपक्षी एकता जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो अपनी टीम को, अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार तो हैं ही, तो लेकिन 2 नेता अभी चुप नज़र आ रहे हैं। एक है ममता बनर्जी, शायद वो अपने यहाँ के चुनाव में व्यस्त हैं, और दूसरे हैं इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। तो ये लोग क्या कुछ करते हैं 17-18 तारीख को पता चल जाएगा बेंगलुरु में जब ये बैठक होगी। तो बहुत कुछ आज की इस चर्चा में और समझने की कोशिश हम यही कर रहे थे कि क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है। लग तो यही रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, सियासत, देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, और वो क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। हम आप तमाम साथी चर्चा में जुड़े, आप लोगों को बहुत शुक्रिया। सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, विजय शंकर सिंह जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे शकील अख्तर जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं, आप सबको भी बहुत शुक्रिया। ज़मीर अहमद साहब कह रहे हैं कि मोदी जी अब अपनी जीतने की गारंटी लेंगे, जीतूं या न जीतूं, मोदी चाहिए या राहुल, ये गारंटी देंगे। राजकुमारी सैनी जी हमारे साथ हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रही हैं। सीमा खातून जी हमारे साथ हैं, 15 लाख परेशानी मिली लिख रहे हैं। चंदन मुखोपाध्याय जी, चट्टोपाध्याय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस नीड टू शिफ्ट ऑल his Bihar MLA to other different state where assembly election is nearby time, or all MLA need to give task to work in different district of Bihar। बिहार के कांग्रेस के नेताओं को या तो दूसरे स्टेट में चले जाना चाहिए या बिहार में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ज़िलों में चले जाने चाहिए ताकि वो टूट ना पाएँ। ये कहना है चंदन चट्टोपाध्याय जी का। और गौतम एस कह रहे हैं वेस्ट ऑफ टाइम
टू वॉच यूआर कांग्रेस पार्टी चैनल। अब गौतम एस साहब, आप आपके मनपसंद की बात न करें तो कांग्रेस पार्टी चैनल हो जाए, आप जाकर के फिर गोदी मीडिया को देखिए, आपके पसंद का वही चैनल है। आगे क्या कहूँ मैं। गौतम एस साहब, वेस्ट ऑफ टाइम क्यों कर रहे हैं आप? अपना समय उधर दीजिए, इधर मत दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सच्चाई दिखेगी और सच्चाई आप देखना नहीं चाहते हैं। सच्चाई देखने से आपको परेशानी होती है, क्योंकि पिछले 9-10 साल से आपको वही दिखाया गया है जो आप देखना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आए, बहुत शुक्रिया आपको गौतम जी। और असलम चिश्ती साहब कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव थोड़ा भी इधर उधर हुए तो समाजवादी पार्टी का अंजाम जेडीयू जैसा होगा, कह रहे हैं असलम चिश्ती जी। और यूनुस अंसारी जी कह रहे हैं अब अखिलेश जी और विजय कोमल जी हैं, राज अन्नू का वेट है। और संजय सरावगी साहब हैं, अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स वॉकड आउट ऑफ मीटिंग ऑन जुलाई 6। आज 6 तारीख को होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, वहाँ से अपोजिशन मेंबर्स जो हैं वॉकआउट कर गए, वहाँ से मीटिंग से निकल गए। और उनका डिमांड यही था कि आप जो उनकी मांग थी कि आप मणिपुर पर बात कीजिए, मणिपुर पर डिस्कशन की डिमांड से वो बाहर निकल आए। निशित पटेल साहब हैं, 2024 के बाद सबका मुंह बंद होने वाला है जो लोग कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, कह रहे हैं। और प्रमोद कुमार जी भी हैं, केवल गारंटी कुर्सी की है। ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि राजीव जी 2024 का खेला शुरू है, जो जीता वो सिकंदर, विपक्षी पार्टी अभी 70%, बीजेपी 20% पर चल रही है। चाहे जो हो 2024 में तिहार में नजर आएंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय जवान जय किसान जय कांग्रेस, लिख रहे हैं मनोज तिवारी। और नईम खान साहब कह रहे हैं अकनत सेंधिया, जो खैर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नईम खान साहब आपने कमेंट लिखा, उसके लिए शुक्रिया। और हरलाल सिंह सुधा का कहना है इस बेबाक पत्रकारिता के सभी पैनलिस्ट का साधुवाद, बहुत शुक्रिया आपको। और दिलजान अली जेड का कहना है राहुल गांधी। और सीमा खातून जी कह रही हैं डीबी लाइव बेस्ट चैनल, बहुत शुक्रिया। और हितेश कुमार मीना का कहना है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, लिख रहे हैं। और ऐदान राम साहब कह रहे हैं राजस्थान में 24 लोकसभा सदस्य प्लस एक सहयोगी 25 हैं, एक सहयोगी निकलने के बाद 24 क्या जनता के सेवक हैं या खेत का अड़वा हैं? 2024 में जनता बताएगी, जय किसान, लिख रहे हैं। और प्रीतम दुग्गल साहब जय कांग्रेस विजयी कांग्रेस, लिख रहे हैं। अंकित गेमिंग इस बार 30 लाख का जुमला देंगे, 15 की जगह पर 30 लाख का जुमला। प्रमोद कुमार जी भी हैं, राज पवार जी भी हमारे साथ, डीबी लाइव जिंदाबाद, लिख रहे हैं प्रमोद कुमार जी। और राज पवार जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लिख रहे हैं। यूनुस अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नरेंद्र गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जनता की लड़ाई कांग्रेस से होती है, मोदी जी विपक्ष से लड़ रहे हैं। कर्नाटक में भी जनता को छोड़कर विपक्ष से लड़ रहे थे और परिणाम सामने हैं। कैलाश जोशी साहब कह रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी जी जन नेता बन गए हैं और 24 में सरकार बनेगी। और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि डीबी लाइव पर ईमानदारी से हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सच्ची पत्रकारिता करने वाले सम्मानित आदरणीय पत्रकारों को दिल से सल्यूट, आपको भी सल्यूट करता हूं। और राजेंद्र बंसोड़े साहब कह रहे हैं गुड इवनिंग राजीव सर, बेंगलुरु से एमपी के सीएम आदिवासी के पांव धोने का एक बड़ा ड्रामा है, ऐसे ही पिछले 9 साल से ड्रामा करके लोगों को पागल बना रहे हैं। गुड नाइट, लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। स्मोकी ब्लॉग्स गुड नाइट, लिख रहे हैं। और ज़मीर अहमद साहब भी हमारे साथ कहते हैं सजती है खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, ज़िंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। डीबी लाइव जिंदाबाद, लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको। कुशल शेट्टी साहब हैं दिस गोदी मीडिया फूलिंग पीपल ऑफ द नेशन बट राजीव जी यू एंड योर पैनलिस्ट गिव्स एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन। गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट कुशल शेट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मोहम्मद रब्बानी साहब हैं, कह रहे हैं राजीव भाई ने जो पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं ये पब्लिक को धोखा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पब्लिक को धोखा तो देते ही हैं, बहुत सही। शीला जैन जी का कहना है सतपाल मलिक जी की बात सही सच करके राम मंदिर का कुछ हिस्सा गिराकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर सकते हैं, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और MK कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को बहुत ही मेहनत करनी होगी क्योंकि यहाँ पर घर घर में आर्य समाज है। और शिव कुमार गुप्ता जी का कहना है कि मोदी जी देश हित में अपना पद छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं, क्या ये भी एक संभावना है?
गुप्ता जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जयराम यादव जी कह रहे हैं कि 2 दर्जन केला बांटूंगा अगर बीजेपी हार गई तो बीजेपी को। और नरेंद्र गोस्वामी साहब कह रहे हैं अंधभक्त को सही जवाब दिया। राजीव जी, आपने डीबी लाइव ने क्या इनको इनविटेशन भेजा था? जब अच्छा नहीं लगता तो क्यों आते हैं? सरताज खान साहब कह रहे हैं फ्रॉम मस्कट ओमान से, राजीव जी, राहुल गांधी सूटेबल फॉर पीएम ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शिरावा साहब हैं नवंबर या दिसंबर में महाराष्ट्र का सीएम बाय बाय होंगे। और सरताज खान के अलावा सुजीत चक्रवर्ती साहब गुड नाइट कर रहे हैं। राजू देवी का कहना है एमपी में कांग्रेस सरकार आने वाली है। और अहमद शफी हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। और संजय सरावगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुलाम सलमानी साहब जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। कल शाम 7 बजे फिर ऐसे ही हाजिर होऊंगा, कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।